नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी एक जमात दीवानों की। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी एक जमात दीवानों की। भाभी, यह देखो, गांव से सरपंच का खत आया है। वे लोग इस बसंत पंचमी पर गांव को भैया का नाम दे रहे हैं। सच? पारो ने कहा, पर उसका स्वर इतना ठंडा था कि दर्प से, अभिमान से दमकता हुआ नरेश का चेहरा बुझ सा गया। पारो को अपने आप पर ही शर्म हो आई। कम से कम देवर का मान रखने के लिए ही उसे कुछ अच्छी सी बात कहनी चाहिए थी, पर वह क्या करे। उसे लगता है इसमें गौरव की क्या बात है। भारत के लाखों करोड़ों गांवों में से एक का नाम बदला जाएगा बस। वह खुद हैरान थी। महेश की मृत्यु के बाद छाती में न जाने क्या जमकर रह गया था। किसी बात का उस पर असर ही नहीं होता था। यूं महेश की मृत्यु को, उसके दुर्भाग्य को सबने उसके साथ झेलना चाहा था। अलीगढ़ से छोटा भाई आकर कह गया था, दीदी, तुम्हारी दोनों लड़कियों में से एक आज से मेरी हुई। इसका ब्याह, शादी, पढ़ाई लिखाई, किसी बात की तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी। पति के दोस्त प्रीतम सिंह ने कहा था, भाभी, बेकारी के दिनों में हम लोगों ने मिलकर यह पोल्ट्री फार्म खोला था। वह तो नौकरी मिलते ही इसे छोड़ गया था, पर मैं अभी तक इससे चिपटा हुआ हूँ। इसका चौथाई हिस्सा आज से बबलू का हुआ। जेठ देवरों ने तो कुनबे का पुश्तैनी मकान ही उसके नाम कर दिया था। इसी तरह और भी सगे संबंधी उमड़ पड़े थे। सबने उसका दुख बांटना चाहा था, पर वह तो जैसे जड़ होकर रह गई थी। न किसी के सामने उसने अपनी असहायता का जिक्र किया, न किसी की सहायता के लिए कृतज्ञता से गदगद हो आई। नाते रिश्तेदार इस आघात से आहत तो हुए ही, साथ ही चकित भी। इतना बड़ा आघात एक नारी शांति से सह जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। नरेश तो भीतर ही भीतर चिंतित भी हो उठा था। उन दिनों उसकी देहली की गृहस्थी सिमटी जा रही थी। तिनका तिनका करके जो घरौंदा सजाया था, पारो के लिए एकदम पराया हो उठा था। ममता से संजोई हुई चीज को वह शून्यवत देखती रहती। अब तो उन लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया था। एक एक चिंदी तक वे पैक करते जा रहे थे। पता नहीं भाभी को कब किस चीज की याद हो आई। नरेश एक दिन उसके अनजाने ही डॉक्टर को ले आया था। डॉक्टर समझदार था। उसने यही कहा कि ये पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा सोचती रही हैं। इनकी अब सोच विचार की शक्ति ही बाकी नहीं रही है। डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं एंग्जाइटी न्यूरोसिस। आप लोग कुछ दिनों तक इन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दें तो अच्छा है। डॉक्टर शायद ठीक ही कह रहे थे। वह बहुत ज़्यादा सोचती रही थी। एक दो नहीं, पूरे 5 साल तक वह सोचती रही, चिंता में घुलती रही। अच्छी भली बैंक की नौकरी छोड़कर महेश एकाएक फौज में भर्ती हो गया था। घर बाहर सभी ने विरोध किया था, पर उसने किसी की नहीं सुनी। तब हताश होकर सास बहू एक दूसरे पर कुड़ती रह गई थी। सास का आरोप था कि बहू पति को बांध कर ना रख सकी। बहू ने सास को कोसा था कि बेटे पर नियंत्रण ना रख सकी। इसी चकचक के बीच महेश तो अपने मन की कर चुका था। तब से यह सोचना ही जैसे उसकी किस्मत बन गया था। जब तक पति के साथ रही, यही सोच बना रहा। पता नहीं कब लड़ाई शुरू हो जाए और उन्हें फ्रंट पर जाना पड़े। लड़ाई शुरू होने के बाद गुजरे हुए दिन को गनीमत समझकर धड़कते दिल से वह आने वाले दिन की प्रतीक्षा करती। महेश के फ्रंट पर चले जाने के बाद तो 24 घंटे यही आशंका बनी रहती कि पता नहीं कब क्या सुनने को मिले। जिस दिन उसे घायल अवस्था में दिल्ली अस्पताल लाया गया, तब से मानो एक एक क्षण उसने युग की तरह जिया है। महेश गया और उसके साथ जैसे सारा सोचना समाप्त हो गया। एक आदमी आखिर कितना सोच सकता है? और जिस आदमी को लेकर इतना सोच, इतनी व्याकुलता थी, वह खुद एकदम निश्चिंत था। सिर्फ लड़ाई के दिनों में उसे बेचैन होते देखा था, और उसका कारण भी कितना अजीब था। लड़ाई छिड़ गई थी। फौज के दस्ते दिल्ली स्टेशन से गुजर रहे थे। पारो की दुश्चिंतताओं का अब अंत नहीं था, और महेश पिंजरे में बंद शेर की तरह बराबर अधीर हो उठता था कि उसे कॉल क्यों नहीं आ रहा। पारो उसकी बेचैनी को हैरानी से देखती रहती। वह सीधी साधी औरत थी। एक छोटा सा घर, पति और हंसते खेलते बच्चे। उसके सुख की बस यही परिभाषा थी।
जीवन के 8 वर्ष जिसके साथ बिता दिए थे, वह पति नामक व्यक्ति उन दिनों एकदम अपरिचित सा लग उठा था। जलती हुई आग में कूदने की उस बेकली को वह समझ नहीं पाती थी। एक रात एक भयानक सपना देखकर वह जाग पड़ी थी। सपना क्या था? दिन भर उसके मन में तांडव करने वाले विचारों का प्रतिरूप ही था, पर वह पसीना पसीना हो उठी। अशुभ की आशंका से उसका मन कांप कांप उठा था। वह सीधे उठकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठी रही, प्रार्थना का अंबार लगाती हुई। बड़ी देर तक प्रार्थना करने के बाद उठी तो देखा महेश पीछे खड़ा शरारत से मुस्कुरा रहा है। भगवान को रात में भी चैन नहीं लेने दोगी क्या? क्या मांग रही थी इतनी एकाग्रता से? मुझे और क्या मांगना है, तुम्हें ही मांग रही थी, पारो ने भर्राए गले से कहा। बाप रे, मुझे पाना क्या बाकी है अभी? शादी के कितने साल हो गए, याद तो करो। उसके मजाक पर भी वह हंस नहीं सकी। खींच कर बोली, तुम समझते क्यों नहीं? मैं ठाकुर जी को मना रही हूँ कि सारी लड़ाई ऐसे ही बीत जाए और तुम्हें फ्रंट पर न जाना पड़े। छी, सिपाही की बीवी होकर ऐसा सोचती हो? महेश ने हिकारत से भरकर कहा। मुझे विश्वास है ठाकुर जी ऐसी बेवकूफ़ी भरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अब तो पारो भरभरा कर रो उठी। यहाँ किसे शौक था सिपाही की बीवी बनने का? अच्छी भली गृहस्थी थी, पर तुमसे तो देखा ही नहीं गया ना। रुलाई के मारे उससे बोला तक नहीं गया। महेश चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरता रहा। वह जब खूब रो चुकी तो महेश ने कहा, देखो पारो, जैसे तुम्हारा घर तुम्हें प्यारा है, ऐसे ही सबको अपने घर के लिए ममता होती है। आदमी और जीता ही किस लिए है? क्या तुम नहीं चाहती कि इन हजार हजार घरों में खुशी की दिवाली हमेशा मनती रहे? उन हजार घरों की रोशनी बरकरार रखने के लिए कुछ घरों के दिए यदि... चुप रहो जी, पारो ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा। इतने लोग हैं दुनिया में, चैन से जिंदगी बसर करते हैं, पर तुम्हें पता नहीं क्या मजबूरी है कि जलती आग में कूद पड़ते हो। चैन से कोई नहीं है पारो, महेश ने दार्शनिक अंदाज में कहा। यह जिंदगी तो खुद एक लड़ाई है। जो सिर्फ अपने लिए लड़ता है वह आदमी है, और जो दूसरों के लिए लड़ता है वह सिपाही है। बस यही फर्क है। पारो कुछ नहीं बोली। उस आदमी को समझ पाना कठिन था, समझाना तो और भी कठिन था। फिर वह मौका ही कहाँ मिला। तीसरे दिन ही तो बुलावा आ गया। ठाकुर जी ने सचमुच ही उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद वह लौटा तो मरणासन्न अवस्था में ही। अस्पताल में सफ़ेद पट्टियों में बंधा उसका शरीर देखकर पारो का बांध टूटने लगा था, पर महेश की मस्ती, उसकी बेफिक्री में कोई फर्क नहीं आया था। मृत्यु की असह्य पीड़ा भी उसे विचलित नहीं कर पाई थी। घर परिवार की चिंता उसकी शांति नहीं छीन सकी थी। 15 दिन के अथक संघर्ष के बाद ही उसने मृत्यु के आगे हथियार डाले थे, परंतु उस समय भी उसके चेहरे पर इतना तेज था मानो मृत्यु स्वयं उससे हारी हो। और यह सारा दृश्य किसी अद्भुत नाटक की तरह पारो के मन को बांध गया था। पति की मृत्यु एक पहेली की तरह उसके मस्तिष्क को व्याप गई थी। इसी कारण वीरगति के रूप में लोगों की नज़र उसे पूजने लगती तो वह संकोच से भर उठती। भाभी, ये आए हैं। नरेश की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नरेश की ही उम्र का एक लड़का उसे नमस्ते कह रहा था। सुना है आप लोग जा रहे हैं, इसीलिए चला आया। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बतलाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी भावुकता को नज़रअंदाज करते हुए पारो ने औपचारिक सा उत्तर दिया। ये लोग देख ही रहे हैं, वैसे आप आए हैं इसके लिए सचमुच आभारी हूँ। भाभी की उदासीनता से घबराकर नरेश ने पूछा, इन्हें पहचाना नहीं भाभी? नहीं तो, कुछ याद नहीं आ रहा। यही तो हैं, इन्होंने ही तो भैया को खून दिया था। अरे हाँ, सच तो पारो को याद आया। अस्पताल में डॉक्टर ने परिचय करवाया था। डॉक्टर ने यह भी बताया था कि महेश का ब्लड ग्रुप एकदम अनकॉमन है। खून जुटाना तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। 2 बार इसी युवक का खून लेना पड़ा था। इस युवक ने कहा, डॉक्टर, मेरे रक्त की आखिरी बूंद भी लेनी पड़े तो संकोच मत कीजिएगा, पर इन्हें अवश्य बचा लीजिए। डॉक्टर ने बड़े अभिमान से यह बात बताई थी, पर तब इन बातों का ध्यान कहाँ था। तब तो यही लगता था कि खून मिलना चाहिए, चाहे कहीं से मिले, कैसे मिले। बोतल से रिश्ती एक एक बूंद उस समय अमृत जान पड़ती थी। ओह, तो आपने खून दिया था? पारो ने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, पर उसका स्वर सपाट ही बना रहा। लड़का लेकिन अपने में ही खोया हुआ था। बोला, वह खून कहाँ था? वह तो शायद पानी था। खून होता तो क्या महेश को बचा ना पाता?
उस आवाज में ऐसी व्यथा थी कि पारो का मन भीतर तक भीग उठा। कौन है ये लड़का, उसने सोचा। नाम धाम धर्म जाति कुछ भी तो पता नहीं। आज के बाद फिर कभी भेंट होने की संभावना भी नहीं। फिर क्यों वह उसके दुख से भीग उठा है? क्यों एक अपरिचित व्यक्ति के लिए खून की आखिरी बूंद तक देने के लिए तैयार हो गया था? क्यों अपने खून को धिक्कार रहा है कि उससे एक घायल सिपाही की जान नहीं बचाई जा सकी? उस क्षण वह युवक पराया नहीं रह गया। उसे लगा यह अपने महेश की जाति का है, उस जाति का जिसके लोग दूसरों के सुख दुख को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जो क्षण औरों के लिए खर्च होता है वही उनके लिए सार्थक हो जाता है। एकाएक वह उसे खूब अपना लग उठा, छोटे भाई या देवर की तरह। उसका उदास चेहरा देखकर उसे ममता हो आई। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मृदु स्वर में उसने कहा, ऐसे जी छोटा नहीं करते भैया, तुमने तो अपनी तरफ से कुछ भी उठा नहीं रखा। भगवान को शायद यही मंजूर होगा। नरेश ने आश्चर्य से सिर उठाकर देखा। भाभी के पथराए चेहरे पर तनाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी एक जमात दीवानों की।